हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देखेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही है ये पार्ट। ठीक है, देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब है कि द फिनोमेना इन विच हीट प्रोड्यूस्ड व्हेनेवर करंट पासेस थ्रू द रेजिस्टेंस, देन व्हाई हीट जनरेट, द हीट जनरेट ड्यू टू द कोलिजन्स। व्हाई, देखिए इसमें क्या है कि हम स्टेप से इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक सोर्स लिया, बैटरी लिया, इधर ये रेजिस्टेंस है, सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ठीक है, तो क्यू चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब हम मूव करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, बैटरी एक फोर्स लगाएगा जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, ईएमएफ। ठीक है, उससे बैटरी क्या करता है, फोर्स के थ्रू चार्ज को पुश करता है और उससे ही वर्क डन होता है कंप्लीट सर्किट में। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमने बैटरी कनेक्ट किया है, सपोज इस बैटरी का ईएमएफ है वी वोल्ट, स्विच को हमने ऑन कर दिया। इधर स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट प्लेट है ए, तो ए का पोटेंशियल हाई होगा, बी नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट है तो बी का पोटेंशियल लो होगा। इट मींस ए इज एट द हाई पोटेंशियल। ठीक है, तो स्विच ऑन करने के बाद क्या हुआ, चार्ज का मोशन हुआ फ्रॉम हायर टू लो पोटेंशियल, ए से बी की तरफ चार्ज का मोशन हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम देखें पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, क्यू इंटू फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल, ये होता है फॉर्मूला वीबी माइनस वीए। तो यहां से अगर हम देखें तो वीबी तो क्या है, स्मॉल है, तो इसका मतलब ये जो स्टेप है ये हमारा नेगेटिव आया, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब गेन हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब लॉस हो रहा है। तो ये जो टर्म है वीबी माइनस वी है, ये क्या है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर, जो कि वी दिया हुआ है मैंने सिंबल, इसको हम वी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि इसको मैं वीबी माइनस वी ए को मैं माइनस वी लिख दूं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा माइनस क्यू इंटू वी ए माइनस वीबी, वी ए माइनस वीबी मतलब वी हो जाएगा। वी ए माइनस वीबी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ईएमएफ के इक्वल है यहाँ पर। ठीक है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, इधर पहले से लिख सकता हूँ वी इक्वल टू वी ए माइनस वीबी। ठीक है, वीबी माइनस वी ए था इसलिए माइनस साइन अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए अगर हम एज्यूम करें कि यहाँ पर चार्जेस का जो मोशन है वो विदाउट एनी कोलिजन हो रहा है, सपोज कोई कोलिजन नहीं है, तो उस कंडीशन में तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेशन होगा। ये हमने देखा था कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाता है जैसे हम की को ऑन करते हैं। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द कंडक्टर अप्लाई हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक्सेलरेट होगा, चार्ज एक्सेलरेट होगा तो काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा, है ना। अब यहाँ पर कितना गेन होगा वो देख लेते हैं हम अभी। लेकिन अगर यहाँ पर कोई कोलिजन नहीं हो रहा या कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर हम एज्यूम, ये एजम्पशन है। ठीक है, हमारा एजम्पशन है कि सपोज यहाँ पर रेजिस्टेंस में कोई कोलिजन नहीं हो रहा, फ्री पाथ है एकदम, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करके मूव कर रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, वर्क डन हो जाएगा, टोटल वर्क डन 0 हो जाएगा, बिकॉज ये सब कंजर्वेटिव फोर्स ही रहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव हटाई दिया हमने, एज्यूम कर लिया कि नॉन कंजर्वेटिव है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम ये लिख सकते हैं दैट वर्क डन इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल के एंड दिस इज 0, सो डेल के इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल के इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ डेल यू, और डेल यू कितना है, माइनस क्यू वी, पुट करेंगे तो प्लस क्यू वी आ जाएगा। अब क्योंकि आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, डेल्टा के का मतलब गेन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पॉजिटिव आया इट मींस काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पर क्या हुआ, गेन हुआ। क्लियर है इतना। तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं होता, कोई कोलिजन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन फ्री पाथ में मूव करता, एक्सेलरेट होता, तो उस कंडीशन में क्या होता, काइनेटिक एनर्जी में गेन होता। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर कोलिजन होंगे, रेजिस्टेंस के अंदर कोलिजन होते हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये इसका मतलब। ठीक है ना, तो ये जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, इसका रीजन क्या था, इसका रीजन था एक्सेलरेशन। रीजन क्या था इसका रीजन था, रीजन बिहाइंड दिस गेन इन काइनेटिक एनर्जी वाज एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि हमने एज्यूम किया था कि कोई कोलिजन नहीं हो रहा। लेकिन हमें यह भी पता है कि जब हम मेटल का बात करते हैं, कंडक्टर का बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जब मोशन होता है कंडक्टर से, तो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से होता है, कांस्टेंट स्पीड से। एवरेज वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब चार्ज का एक्सेलरेशन हम 0 एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि जितना भी एक्सेलरेशन के थ्रू ये गेन होगा ना काइनेटिक एनर्जी, वो कोलिजन में गिव अप हो जाएगा। अब किसको मिलेगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव आयन से हिट करेंगे तो पॉजिटिव आयन उसको एक्वायर कर लेंगे, उस एनर्जी को। ठीक है, तो ये जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी ये कब होता, जब एक्सेलरेशन होता, और एक्सेलरेशन होता नहीं है, इसका मतलब गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो होना चाहिए वो कहां जाता है, वो चला जाता है आयंस के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ कोलिजन्स, कोलिजन के कारण होता है ऐसा। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट यहां पर डिसिपेट हो जाता है।
ठीक है। तो हीट डिसिपेट होने का मेन कॉज क्या है? द मेन कॉज ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट इज द रेजिस्टेंस, ओके, एंड वाई रेजिस्टेंस? ड्यू टू द कोलिजन्स, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम? ड्यू टू द कोलिजन्स द इलेक्ट्रॉन लूज देयर काइनेटिक एनर्जी टू द मेटल आयंस। व्हेन मेटल आयन ग्रैब दिस एनर्जी दे एक्साइट एंड देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज। मेटल का वाइब्रेशन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। और वाइब्रेशन इंक्रीज होने से उनका टेम्परेचर इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये एक रिलेशन होता है, हमने थर्मोडायनेमिक्स केटीजी वगैरह में पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी उसका फॉर्मूला हमने देखा था 3/2 kT होता है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी उनको उसको मिल गया, ठीक है, वाइब्रेशन इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बॉडी का जो रेजिस्टेंस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है इतना? तो ये मेन हीट जो जनरेट होती है यहाँ पर, उसका ये मेन रीजन है। अब यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यही हीट में कन्वर्ट होता है। तो ये जो फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे इसका? Q इंटू वी लिख देंगे। अब Q क्या होता है? चार्ज कितना फ्लो होगा? सपोज आई करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है सर्किट में टी टाइम में, तो Q को हम आई फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आई होता है Q बाय टी, तो Q हो जाएगा आई इंटू टी। तो हीट का फॉर्मूला आ गया V इंटू आई इंटू टी, ठीक है। इसमें हम V को आई आर भी लिख सकते हैं, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। या आई को V बाय आर लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये कुछ फॉर्मूला है हीट के जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो हीट कैसे जनरेट होगा, क्यों जनरेट होगा, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं इजीली यहाँ पर। क्लियर है? इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। चलिए, अब ये तो हो गया हीट कितना जनरेट होगा, है ना। इस हीट को जनरेट करने के लिए बैटरी ने क्या किया? वर्क डन किया। ऑब्वियस बात है, अगर बैटरी वर्क डन नहीं करता तो यहाँ पर ये चार्ज का मोशन होता ही नहीं, ठीक है ना। और मोशन नहीं होता तो ये एनर्जी आती नहीं। तो ये जो एनर्जी आया ये कहां से आया? मेनली ये एनर्जी सोर्स से सप्लाई हुआ है, ठीक है। तो इसको हम वर्क डन बाय द सोर्स भी बोल सकते हैं, या एनर्जी सप्लाई बाय द सोर्स, ठीक है ना। चलिए, ये अभी समझ में आ गया किसी भी आर रेजिस्टेंस से कितना जनरेट होगा। चलिए, अब इसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि पावर का, एक और टर्म यहाँ पर यूज में लेंगे हम, पावर, ठीक है। तो पावर का मतलब हुआ रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर हम पहले ही पढ़ चुके हैं डेफिनेशन। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब जो भी यहाँ पर वर्क डन हो रहा है वो 1 सेकंड में कितना होता है। रेट का मतलब पर सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना हो रहा है वो हमें देखना होता है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर पावर का अगर बात करें इसमें, तो ये पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए सब लोग, यूनिट भी लिख लीजिएगा, इसका जूल यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इसका लिखिए यूनिट हो गया जूल। अगर हम इसमें हीट का बात करें तो हीट, इसको हम बोलते हैं जूल हीट। इसी का नाम क्या होता है? जूल यूनिट है, इसका नाम भी जूल हीट होता है। लिख सकते हैं जूल हीट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस इफ करंट इज कांस्टेंट। लिख सकते हैं जूल हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए, अब मैं जो बोल रहा था पावर उस पर आ जाते हैं। देखिए, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल का पावर मतलब हुआ कि किस रेट से यहाँ पर बैटरी एनर्जी को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लिखा है इसमें अगर मैं टाइम को 1 कर दूं, टाइम को अगर यहाँ पर 1 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1 सेकंड में आ जाएगा एनर्जी सप्लाई, ठीक है ना। तो उसी को हम पावर बोल देंगे, ठीक है। क्लियर है इतना? तो पावर का अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा पावर का? वर्क डन का लिख लेते हैं पहले। वर्क डन का फॉर्मूला हो गया Q इंटू वी, या Q को हमने लिखा था आई टी, तो V इंटू आई इंटू टी। तो पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। यहां से सॉल्व करके आ गया V इंटू आई। अब V इक्वल टू आई आर लिखेंगे तो आई स्क्वायर आर भी हो सकता है, या V स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हैं फॉर्मूला। तो 3 फॉर्मूले हो गया पावर के, ठीक है। अब ये बात अगर यूनिट का करें तो पावर का यूनिट, ऐसा यूनिट अगर देखे तो वॉट हो जाएगा, है ना। किलोवाट बोलेंगे तो क्या होगा? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आता है इसमें कमर्शियल यूनिट का बात। तो कमर्शियल यूनिट जो होता है वो 1 हॉर्स पावर होता है। 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वॉट। ओके, इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ द पावर, ठीक है। 746 वॉट का मतलब हॉर्स पावर आ गया, ठीक है। तो वॉट, किलोवाट, हॉर्स पावर, इन टर्म्स को हम यहाँ पर यूज में लेते हैं। न्यूमेरिकल हो या मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे भी अगर हम देखेंगे तो वहां पर पावर लिखा होगा, है ना। 1 kV लिखा होगा, 1 kW लिखा होगा, या वॉट में अगर है 1000 से कम है तो 500 वॉट, 100 वॉट, 20 वॉट, ये सब लिखा होता है। मिली वॉट में भी होता है कुछ चीजें, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हो गया ये फॉर्मूला पावर का। तो पावर का मीनिंग क्या है? पावर का मीनिंग है 1 सेकंड में
कितना यहाँ पर बैटरी ने वर्क डन किया चार्ज को मूव करने में। ठीक है, चल इसी से जस्ट रिलेटेड एक टर्म आता है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अभी हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है, ये जो पावर जनरेट हुआ है, ये जो पावर यहाँ पर जनरेट होगा इधर, ये पावर कब जनरेट होगा, 1 सेकंड में होगा। अगर क्वेश्चन बोलते हैं बताओ 2 सेकंड में कितना होगा टोटल, तो 2 सेकंड में कितना हो जाएगा, इंटू 2 कर दो। 3 सेकंड में कितना होगा, इंटू 3 कर दो। टी टाइम इंटरवल में कितना होगा, इंटू टी कर देंगे हम यहाँ पर। तो अब ये जो यहाँ पर टोटल पावर जनरेट होती जा रही है कंटिन्यू, ठीक है, किसी भी टी ड्यूरेशन में, तो इसको हमको क्या बोल देंगे, इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल देंगे। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस टाइम का डिफरेंस है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए लिखूंगा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम हो जाएगा। मतलब आई स्क्वायर आर टी भी लिख सकते हैं हम, वी स्क्वायर अपॉन आर टी भी लिख सकते हैं, या वी इंटू आई इंटू टी भी लिख सकते हैं। मतलब टाइम से बस मल्टीप्लाई कर दो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, यूनिट इसका जूल हो ही जाएगा, जो हमने हीट में लिखा था, यूनिट क्या हो गया इधर, जूल हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि किस टाइप से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करेंगे, क्या इसमें न्यूमेरिकल आएंगे, है ना, तो वो थोड़ा समझ लेते हैं एक बार। देखिए, जैसे मैंने बोला कि एक बल्ब है हमारे पास, ठीक है, यहां पर बल्ब पर लिखा है कि ये 100 वॉट का बल्ब है। तो इसका मीनिंग ये होता है कि पावर 100 वॉट है, इसका मीनिंग ये है कि 1 सेकंड में ये 100 जूल एनर्जी यूज में लेगा। तो वो पावर का मतलब क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम, है ना, ये मैंने बोल दिया 100 वॉट। ठीक है, और मैं एनर्जी सप्लाई को क्या बोल रहा हूँ, टोटल वर्क डन को ही बोलते हैं एनर्जी। यहाँ पर जो एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा या वर्क डन होगा, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, 100 इंटू टी हो गया। ठीक है, तो अब बोलते हैं कि मान लो 100 वॉट का बल्ब होगा, 1 सेकंड में कितना यहाँ पर एनर्जी यूज में आएगा, तो 1 सेकंड में कितना आएगा, 100 जूल यूज में आएगा। 2 सेकंड में कितना यूज आएगा, 200 जूल यूज में आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने कैलकुलेट किया है, इसमें क्या है, बस टाइम का इंपॉर्टेंस है ना। 1 सेकंड में देखेंगे तो वॉट बोल देंगे, क्लियर है इतना। ठीक है, और अगर किसी टाइम ड्यूरेशन में निकालना है तो उसको कंबाइंड फॉर्म को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक बल्ब है, ये बल्ब हो गया 100 वॉट का, ले लेते हैं अपन बल्ब, ये बल्ब हो गया। क्वेश्चन बोल दिया कि ये जो बल्ब है ये 1 आवर ग्लो हो रहा है, 1 आवर इसको हम यूज में ले रहे हैं। तो बताओ कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हो जाएगा, ये 100 इंटू 1 आवर को कन्वर्ट कर दो सेकंड में, 3600। तो सॉल्व करके यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁵ जूल। ये आ गया आंसर, क्लियर है इतना। तो 1 आवर में कितना यहाँ पर यूज में होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इतना यूज में होगा। ठीक है ना। इसी को अगर हम यहाँ पर इसी को अगर यूनिट को हम देखें तो देखिए ध्यान से, इधर ये जो है यहाँ पर हमने लिखा है, ये हो गया वॉट और ये आवर, तो इसको वॉट इंटू आवर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं 10⁻³ को अगर बाहर निकाल दूं तो किलोवाट आवर में लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको, है ना। तो ये वाला, ये एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। 3.6 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी कंज्यूम होगा 1 आवर के अंदर, 1 आवर के अंदर। ठीक है ना, क्लियर इतना। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो हम ये जो एनर्जी को यूज में लेते हैं तो बिल पे करना होता है गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो वहां पर हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूज में लेते हैं। ठीक है, कमर्शियल जो यूनिट है वो क्या है, बोर्ड ऑफ ट्रेड, बीओटी। ठीक है, और 1 बीओटी का मतलब क्या होता है, 1 बीओटी का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो यहां पर ये यूनिट लिख लेते हैं हम इसका। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल मेजरमेंट जो हम करेंगे वो किसमें करेंगे, बीओटी में करेंगे, बोर्ड ऑफ ट्रेड में। ठीक है, इसको 1 यूनिट भी बोलते हैं, कभी कभी शॉर्ट में बोल देते हैं 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ, 1 किलोवाट आवर, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, अब 1 किलोवाट आवर को हम अगर सॉल्व करें तो 10⁻³ इंटू ये हो गया 3600। तो सॉल्व करके आएगा 3.6 इंटू 10⁻, कितना हो गया 6 जूल। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे 1 बीओटी। मतलब इसका मतलब ये है कि सपोज हमें बोला हुआ है कि हमारे यहाँ जो स्टेट में जो सप्लाई आ रहा है इलेक्ट्रिकल सप्लाई, उसमें 1 बीओटी सपोज 6 रुपीज का है। ठीक है, और क्वेश्चन बोला है कि इतना
हम यहाँ पर बीओटी का मीनिंग होता है, ये हमें पहले से पता है ना। ठीक है, 1 बीओटी का कॉस्ट कितना है, सपोज 6 रुपीज है, एक यूनिट कितना है 6 रुपीज का। ठीक है, तो अगर हम यूज में ले रहे हैं 10 बीओटी तो इसका मतलब हमारा बिल क्या आएगा, 60 रुपीज बिल आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज में लेते हैं और गवर्नमेंट को हम क्या करते हैं, उसका बिल पे कर देते हैं। जो ट्रेडिंग हो गया ना, एक तरह का बिजनेस हो गया। ठीक है, अब इसको हम यूनिट में बोल सकते हैं शॉर्ट में, है ना। तो इसको याद रखना, कमर्शियल मेजरमेंट किसमें होता है, 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड में होता है। ठीक है, अगर बोलते हैं 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड एनर्जी आपने यूज में ले लिया तो इसका मतलब कितना यूज में लिया, 3.6 इंटू 10⁶ जूल आप यूज में ले चुके हैं। ठीक है, अब किलोवाट आवर, ये याद रखना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये यूनिट होता है, क्योंकि किलोवाट जैसे हम सुनते हैं तो सीधा पावर माइंड में आता है वाट सुनते ही। ठीक है, याद रखना इसको, ये वॉट इनटू टाइम है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा। क्लियर है इतना। चलिए, तो ये इसका वो था, डेरिवेशन था हीट का। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया और पावर हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें यहाँ पर आता है, ये तो सब थोड़ा मतलब थ्योरेटिकल याद करने वाला चीज हो गया, है ना। इसमें फिर एक दो चीज और आता है कि अगर आप इसमें यहाँ पर बल्ब को ले तो यहाँ पर हम जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो उसमें एक चीज डिफाइन करते हैं हम, रेटिंग वैल्यू। रेटिंग वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने एक बल्ब परचेज किया, बल्ब पे लिखा है 100 वॉट एंड 220 वोल्ट, ये बल्ब पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दूंगा, अगर सप्लाई कितना है, जितना रेटिंग दिया हुआ है उतना ही अगर सप्लाई में लगा दूंगा, तो यहाँ पर जो पावर कंज्यूम होगा, ये तो क्या है, ये तो हो गया रेटिंग। जैसे हमने बल्ब जो परचेज किया, ये बल्ब है, इसको भी हमने कहीं पर भी कनेक्ट नहीं किया हुआ, ये हमारा पैकेजिंग के अंदर बल्ब है, तो इस पे यहाँ पर लिखा होगा, इधर मेंशन होगा दैट 100 वॉट एंड 220 वोल्ट, ये चीज लिखा होगा, मेंशन होगा। तो अगर इसको हम अभी यूज तो नहीं ले रहे, यूज नहीं ले रहे इसको, ये जो लिखा होता है वहां पर, ये होता है रेटिंग वैल्यूज। ठीक है, अब अगर इस बल्ब को हम ये जो रेटिंग वोल्टेज है, रेटिंग वोल्टेज से ही कनेक्ट कर देते हैं, जितना रेटिंग वोल्टेज है उसी से हम सप्लाई दे देते हैं, तब क्या होगा, तो पावर कंज्यूम जो होगा वो रेटिंग पावर के ही इक्वल होगा, है ना। इफ वोल्टेज सप्लाई इज इक्वल टू द रेटिंग वोल्टेज, जितना रेटिंग वोल्टेज दिया है अगर उतना ही सप्लाई भी दे देंगे हम, ऐसे बैटरी से कनेक्ट किया, सप्लाई भी उतना ही दिया जितना लिखा है, तब उस कंडीशन में देन जो पावर कंज्यूम होगा, बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा उसको हम बोलते हैं पावर कंज्यूम। जो पावर बल्ब कंज्यूम करेगा वो किसके इक्वल होगा, रेटिंग के ही इक्वल होगा, 100 वॉट कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो पावर कंज्यूम और पावर रेटिंग कब सेम होते हैं, जब हम सप्लाई वोल्टेज कितना लगाएं, जितना रेटिंग वोल्टेज है उतना ही लगाएं। ठीक है, अब अगर हम रेटिंग से कम लगाएंगे, तो जैसे मान लीजिए मैंने लगाया 100 वोल्ट, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में रेटिंग तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि रेटिंग तो उसका कंस्ट्रक्शन वैल्यू ये तो फिक्स है। भाई हमने एक बार अगर एक फिलामेंट बना दिया, मान लीजिए हमने एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का फिलामेंट बनाया, ये रेजिस्टेंस है R, T क्या होता है V²/R, तो हम R निकाल सकते हैं ना, यहाँ से कितना रेजिस्टेंस का फिलामेंट है हमारे पास, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिलामेंट ले लिया तो अंदर बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है, इनएक्टिव गैसेज हैं, वो चेंज तो होंगे नहीं ना, वो तो फिक्स हो गया, ऑलवेज हमेशा के लिए फिक्स हो गया। इसलिए यहाँ पर जो रेटिंग वैल्यूज होती हैं ये कभी भी चेंज नहीं होती है ना, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, इसके लिए हमें फिर बल्ब को ही चेंज करना पड़ेगा, अंदर जो फिलामेंट है उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 220 वोल्ट की जगह हमने लगाया 100 वोल्ट, तो उससे क्या होगा, जो पावर कंज्यूम होगा वो रेटिंग के कंपेयर में कम कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब जो पावर कंज्यूम है वो क्या होगा, रेटिंग के कंपेयर में कम होगा कंज्यूम, तो कितना कंज्यूम होगा वो हमें कैलकुलेट करना है ना। कर लेके देख लेते हैं। देखिए, अगर इसमें सपोज मैं बोल देता हूं, ये तो हो गया PR हो गया रेटिंग पावर, और मैं एक यहां पर सिंबल लेता हूं VR, ये मैं लेता हूं रेटिंग वोल्टेज। ठीक है, ये पावर का रेटिंग वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, है ना। और यहां पर जो मैं सप्लाई लगा रहा हूं ये हो गया VS का मतलब वोल्टेज सप्लाई। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे पावर कंज्यूम निकालना है। क्लियर है इतना। अब अगर एक सिंगल बल्ब है तो यहाँ पर वोल्टेज कितना आ जाएगा, कंप्लीट आ जाएगा, 2 या 3 बल्ब होंगे तब तो डिवाइड होता है, सिंगल बल्ब में क्या होगा, एज इट इज वोल्टेज आ जाएगा। यहाँ पर बल्ब के अक्रॉस जब हम वोल्टेज लिखेंगे तो VS आ जाएगा, और बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, इसको मैं इस कैपिटल R को लिख लेता हूं, क्या था फॉर्मूला, V²/P, VR² डिवाइड बाय PR, ये बल्ब का रेजिस्टेंस है। VS हमने
पावर लगा दिया, वोल्टेज सप्लाई कर दिया, तो पावर कंज्यूम कितना होगा, पावर कंज्यूम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला V पता है हमें, V पता है, R पता है, तो V स्क्वायर अपॉन R लगा दें। तो यहां पर लगा दिया मैंने V सप्लाई स्क्वायर अपॉन R, और R का वैल्यू कितना है, R है V स्क्वायर अपॉन PR। यहां पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं हम, तो ये आ गया VS डिवाइड बाय VR का होल स्क्वायर इंटू पावर रेटिंग। तो ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे लिए, हम इसको फॉर्मूले से हम थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला, कि जो भी सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है, और जो रेटिंग वोल्टेज है, उन दोनों को लिखो, स्क्वायर करो और रेटिंग पावर। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर सपोज रेटिंग वोल्टेज दे दिया 200 वोल्ट और मैंने यहां पर लगा दिया 100 वोल्ट का। मुझे देखना है कि यहाँ पर पावर कंज्यूम कितना हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 200, 1/2 आ गया, 1/2 स्क्वायर इंटू 100 वोल्ट। तो सॉल्व करके आंसर क्या है, 25 वोल्ट हो गया। पावर कंज्यूम कितना हो गया, 1/4 हो गया, ऐसे बोल सकते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस फॉर्मूले से हम ये सब इस टाइप से न्यूमेरिकली सॉल्व करके बता सकते हैं कि कंज्यूम कितना करेगा। अब इसमें ये मत सोचना कि 100 वॉट का है, वो तो रेटिंग वैल्यू है, ठीक है ना, वो कंज्यूम नहीं है। क्लियर है, कंज्यूम कितना कर रहा है, यूज कितना आ रहा है, 25 वॉट यूज में आ रहा है, मतलब 1 सेकंड में 25 जूल यूज में आ रहा है। हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज में आएगा, 1 सेकंड में 25 जूल यूज में आएगा। 2 सेकंड में कितना आएगा, 25 इंटू 2, 50 जूल एनर्जी हम यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर पावर का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन, ठीक है। अब देखिए बल्ब का जब भी हम बात करेंगे, तो बल्ब का बात करेंगे तो क्या आएगा हमारे माइंड में, बल्ब का बात करेंगे तो माइंड में आएगा कि यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो रहा है, लाइट में कन्वर्ट हो रहा है, ऑप्टिकल एनर्जी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो लाइट में जब कन्वर्जन होता है तो कंप्लीट कन्वर्जन नहीं होता, 95%, 98% जो एनर्जी है वो तो हीट ही बन जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्ट, ठीक है। ओनली 1% के आसपास या 2%, बहुत कम ऐसा एनर्जी होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करता है या लाइट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, एक तो ये चाहिए कि यहाँ पर जो एनर्जी, जो हीट जनरेट हो, वो हीट बहुत ज्यादा होना चाहिए बल्ब के केस में, है ना। अगर हीट ज्यादा होगा तो क्या होगा, हीट ज्यादा होने से वहां पर उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा और उससे फिर वो लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर देंगे एटॉम्स, ठीक है। तो क्या करें हम, किस टाइप का मटेरियल यहाँ पर यूज में लें जिससे कि उसका हीट ज्यादा जनरेट हो, तो बेस्ट बात है रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, I स्क्वायर R ज्यादा होगा, हीट ज्यादा हो जाएगा, हीट ज्यादा होगा तो क्या होगा, वहां पर जो टेम्परेचर है उसका फिलामेंट का वो जल्दी से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आता है कि इलेक्ट्रिक, ये जो बल्ब हम यूज में लेते हैं उस बल्ब का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो बल्ब का प्रॉपर्टी में आप क्या लिखेंगे, इसका जो रेजिस्टेंस है ये हाई होना चाहिए। दूसरा फिर कभी कभी क्वेश्चन में बोल देते हैं कि बताओ मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, तो बेस बात है मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा ही होना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का एक फिलामेंट यूज में लेना होता है हमें। तो किसको यूज में लेते हैं, यहां पर हम यूज में लेते हैं टंगस्टन को, क्योंकि टंगस्टन में ये प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। टंगस्टन में ये प्रॉपर्टी होता है कि इसका रेजिस्टिविटी भी हाई होता है, हीट जनरेट ज्यादा करता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, जल्दी से मेल्ट भी नहीं होता, ठीक है। क्लियर है इतना। तो इस बल्ब का जो फिलामेंट है उसकी प्रॉपर्टी हो गई, है ना। अगर हीटर का बात करें तो मान लो क्वेश्चन आ गया हीटर का, है ना। तो हीटर क्या होता है, हीटर हो गया, गीजर हो गया, कैटल हो गया, तो ये सब इलेक्ट्रिकल, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होते हैं। यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ हमें लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं होता, यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पर गर्म करना होता है जल्दी हमें चीजों को, है ना। हीट हमें ज्यादा चाहिए होती है, तो ऑब्वियस बात है कि हाई रेजिस्टेंस तो चाहिए ही होगा, है ना, हाई रेजिस्टेंस चाहिए होगा। फिर दूसरा क्या है कि मेल्ट ना हो जाए कहीं, तो मेल्ट अगर नहीं हो तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, यहां पर भी हमें मेल्टिंग पॉइंट हाई चाहिए होगा, ठीक है। क्लियर है इतना। फिर और क्या प्रॉपर्टी इसमें होगा, और इस टाइप का प्रॉपर्टी कुछ भी होना चाहिए कि हम जो वायर है उसको कहीं भी मोड़ सकें, जैसे कभी स्प्रिंग बना दिया हीटर के अंदर, है ना, कहीं पे कोई और शेप दे दिया, स्पाइरल शेप दे दिया, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हम उसमें शेप बना सकें, ठीक है। उसका टेंसिल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, जल्दी से एक्सटेंड हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर और प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, एक ये प्रॉपर्टी होना चाहिए कि जब वहां पर वो हीट जनरेट करेगा, यहां से रेडिएशन जब निकलेंगे, तो उस कंडीशन में जो आसपास जो एयर है उसमें ऑक्सीजन से वो रिएक्ट ना करे, मतलब ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए जल्दी से। क्यों, उसमें क्या होगा देखिए कि जैसे हम मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट रख दिया हमने, तो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होने से क्या होता है, रस्टिंग हो जाता है ना, बहुत जल्दी रस्टिंग हो जाता है, तो वो फिर खराब हो जाएगा जल्दी,
ठीक है। तो ऑक्सीडाइज ना हो ये प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मेटल्स को यूज में नहीं लेते, हम यहाँ पर यूज में लेते हैं नाइक्रोम, निकल और क्रोमियम का जो मिक्स मेटल है, इसको क्या बोलते हैं, मेटल नहीं बोलते ना, और बोलते हैं, तो इसको हम यूज में लेंगे। ठीक है, नाइक्रोम, निकल प्लस क्रोमियम। तो अगर बोलते हैं कि हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके लिए आप क्या यूज में लेंगे, तो क्या बोलेंगे हम कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होंगे उनके लिए हम यूज में लेंगे नाइक्रोम। क्यों भाई, क्या यूज में लेंगे, क्या प्रॉपर्टी है इसका, एक तो ऑक्सीडाइज नहीं हो गए, ठीक है, दूसरा फिर क्या प्रॉपर्टी है, दूसरा प्रॉपर्टी होता है यहां पर कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी ये भी हाई होगा। ठीक है, और इसका टेंसिल स्ट्रेंथ भी हाई होगा। टेंसिल जल्दी से ब्रेक नहीं होगा, मतलब इसको मोड़ सकते हैं हम इधर उधर, स्प्रिंग बना लो, हेलिक्स बना लो, कुछ भी। टेंसिल स्ट्रेंथ भी होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नाइक्रोम का होता है। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। फिर यहाँ पर थर्ड हम हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड एक और डिवाइस यूज में लेते हैं, एक और मतलब यहाँ पर हम वायर यूज में लेते हैं, इसको बोल देते हैं फ्यूज वायर। फ्यूज वायर क्या है, ये सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, सर्किट में जब अगर हाई वोल्टेज कभी आ जाए, हाई रेटिंग, हाई करंट या हाई वोल्टेज कभी अगर हो, तो उस कंडीशन में क्या हो कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेफ रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे ये मान लो इनपुट है, यहां से हमारे घर में इनपुट सप्लाई आएगा, तो इनपुट में ही फ्यूज वायर कनेक्ट कर देते हैं। यहां पर क्या होगा, एक फ्यूज कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद सप्लाई होगा इधर। यहां पर मान लो एक इंस्ट्रूमेंट आ गया, यहाँ पर एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट आ गया, ये बल्ब है, ये ट्यूबलाइट है, इस टाइप से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इधर कनेक्ट हो सकते हैं घर के अंदर। ठीक है, फ्यूज वायर सबसे पहले कनेक्ट होगा बिकॉज इट इज ए सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, तो इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, देखो ये सेफ्टी डिवाइस है, मतलब अगर जैसे ही हाई करंट आए, यहाँ पर करंट का वैल्यू ज्यादा हो तो हीट जनरेट हो और ये क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए जल्दी से, क्योंकि अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तो फिर हाई करंट अंदर चला जाएगा, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे, हमारे इंस्ट्रूमेंट फ्यूज हो जाएंगे। हमें तो फ्यूज इंस्ट्रूमेंट को नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, इस वायर को कनेक्ट कर देंगे जिससे ये फ्यूज पहले हो जाए। ठीक है, ये फ्यूज होने का मतलब ओपन सर्किट हो जाना। ओपन सर्किट हो गया तो करंट बंद हो जाएगा, हम बाहर आकर वायर बाइंड अप करेंगे फ्यूज पे और उसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ज्वाइंट करेंगे तो अगेन लाइट सप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी पे फ्यूज वायर होते हैं, है ना। अब इनका देखिए प्रॉपर्टी क्या होगा, फ्यूज वायर जो बने होते हैं वो होते हैं टिन और लेड के। 63% एंड 37%। टिन और लेड दोनों को मिक्स करके फ्यूज वायर बने होते हैं। ठीक है, अब इनका प्रॉपर्टी क्या होगा, एक तो जल्दी मेल्ट होने चाहिए, मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए, लो होना चाहिए। अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई हुआ तो ये मेल्ट ही नहीं होगा, सारे इंस्ट्रूमेंट मेल्ट हो जाएंगे बर्न हो जाएंगे, लेकिन ये मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, लो होना चाहिए। अभी तक जो हमने पढ़ा नाइक्रोम और टंगस्टन, उसमें हाई होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लो। फिर दूसरा और क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हीट बहुत जल्दी जनरेट होती चाहिए जिससे कि क्या हो, ये जल्दी मेल्ट हो जाए। तो हीट जब जनरेट कब होगा, जब रेजिस्टिविटी क्या हो, हाई हो, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, है ना। ये प्रॉपर्टी होता है फ्यूज वायर का, और टिन और लेड से मिलकर बना होता है, और सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज वायर क्या है, फ्यूज वायर इज ए सेफ्टी डिवाइस। देखिए अब इसमें एक और पॉइंट यहां पर यूज में आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। यहां पर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर जो इंक्रीज करेंगे उसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का स्क्वायर और रेडियस, जो क्रॉस सेक्शन रेडियस होगा उसके क्यूब के। ठीक है, सेफ्टी के लिए। और अगर हम इन दोनों में रिलेशन निकालना चाहें तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं दैट सेफ करंट प्रोपोर्शनल टू R टू पावर 3/2। यहां से इसको रूट लेंगे तो इधर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें याद रखना होता है ना। क्वेश्चन में क्या करेंगे कि बताओ रेडियस को डबल कर दें तो सेफ करंट कितना हो जाएगा, इतना रेडियस है तो सेफ करंट है इतना एम्पियर, रेडियस इतना होगा तो सेफ करंट कितना होगा। ठीक है, वायर को मेल्ट करने के लिए। और ये क्या है, थीटा उसका क्या है, जो टेम्परेचर जनरेट होगा मेल्टिंग टाइम तक। ठीक है, ये क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर। क्लियर है ना, तो ये फॉर्मूला एक बार नोट डाउन कर लेना सब लोग। ठीक है ना, चलिए ये इसके बारे में समझ आ गया होगा सबको, फ्यूज वायर के बारे में थोड़ा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर बल्ब्स का कॉम्बिनेशन, सीरीज, पैरेलल, ये सब चीजें। रेटिंग के बारे में याद रखना है हमें। ठीक है ना, चलिए देखिए इस बल्ब का फर्स्ट ऑफ ऑल देता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन। एक बल्ब दिया हमने, दूसरा बल्ब दिया। ठीक है, इस बल्ब का
पावर है P1, वोल्टेज है V। इस बल्ब का पावर है P2, वोल्टेज है V। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है फर्स्ट बल्ब का वो हो जाएगा, कितना होगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन P1। और R2 कितना होगा, वी स्क्वायर अपॉन P2। ठीक है, तो ये दो बल्ब हो गए। अब इसमें मैं एज्यूम कर देता हूं कि एक ज्यादा वोल्टेज का है और दूसरा कम वोल्टेज का। बताओ किसको ज्यादा ले लूं, फर्स्ट बल्ब का P1 बड़ा ले लूं। तो सपोज फर्स्ट बल्ब ज्यादा पावर का है। अब ये जो बल्ब मैंने लिया है कोई सप्लाई नहीं लगा है, ये वोल्ट, ये जो पावर लिखा हूं ये सब क्या है, ये रेटिंग है। ठीक है ना, ये सब क्या है, ये रेटिंग वैल्यूज है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैंने एज्यूम किया कि पावर किसका ज्यादा है, फर्स्ट बल्ब का ज्यादा है। तो पावर जिसका ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है, सेकंड बल्ब से कम। ये हम डायरेक्ट पावर का वैल्यू देख के बता सकते हैं कि किस बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका कम है। जहां पर रेटिंग वैल्यू ज्यादा लिखा होगा उसका बल्ब का रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, चलिए इन दोनों को हमने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया और ये स्विच है, स्विच को ऑन कर देंगे। ठीक है, स्विच को कर दिया ऑन। जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, इधर से करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है या डिफरेंट डिफरेंट होता है, सेम होता है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी है करंट यहाँ पर कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट करंट इधर से फ्लो हुआ। करंट कांस्टेंट है दोनों बल्ब में, दोनों रेजिस्टेंस से जो करंट पास हो रहा है वो कांस्टेंट करंट पास हो रहा है। तो हीट का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, आई स्क्वायर लगाएंगे, आई स्क्वायर आर वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता लग गया ना कि करंट कांस्टेंट है, आई यूज में आ रहा है। चलिए तो मैं हीट का फर्स्ट हीट या पावर ले लेते हैं शुरू में। हीट में तो क्या होगा, बस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा हीट आ जाएगा। अभी हम पावर देख लेते हैं। तो फर्स्ट बल्ब में जो पावर कंज्यूम होगा, पावर कंज्यूम फर्स्ट बल्ब में वो क्या होगा, वो हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू R1। सेकेंड बल्ब में जो पावर कंज्यूम होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आई स्क्वायर R2। आई दोनों में सेम है ना। तो R1 R2 से पता लगा लेंगे किसमें ज्यादा कंज्यूम होगा पावर। ठीक है, R1 R2 देखो, जिस बल्ब का पावर ज्यादा था उसका रेजिस्टेंस क्या था, उसका रेजिस्टेंस कम था। और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें कंज्यूम पावर भी क्या है, कम है। तो इसका मतलब ये तो काम क्या हुआ, तो उल्टा काम हो गया कि जिस बल्ब में लिखा है ज्यादा पावर वो कंज्यूम क्या कर रहा है, कम कर रहा है। मतलब अगर 100 वॉट और 50 वॉट अगर बल्ब लेंगे हम तो 100 वॉट क्या करेगा, कम पावर को यूज मिलेगा और 50 वॉट ज्यादा पावर को यूज मिलेगा। तो फ्यूज होने का पॉसिबिलिटी किसका हो जाएगा, ऑब्वियस बात है 50 वॉट जल्दी फ्यूज हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो ज्यादा पावर को कंज्यूम करने का एबिलिटी रख रहा है। तो अगर फ्यूज हुआ तो कौन सा बल्ब फ्यूज होता है इसमें, वो बल्ब जिसका पावर कंजम्पशन कम लिखा है। ठीक है, वोल्टेज भी बोल सकते हैं, पावर रेटिंग को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। तो जिसका पावर रेटिंग कम है या जिसका वोल्टेज कम है, लो वोल्टेज बल्ब, वो सबसे पहले फ्यूज होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, और दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात और है, और क्या है बात, कि यहाँ पर पावर फर्स्ट बल्ब का ज्यादा था लेकिन पावर कंज्यूम किसका ज्यादा होगा, पावर कंज्यूम सेकंड बल्ब का ज्यादा होगा, उल्टा होगा मतलब। ठीक है, मतलब रेफ्रिजरेटर और बल्ब को कनेक्ट कर दोगे सीरीज में तो रेफ्रिजरेटर तो कम पावर लेगा और बल्ब बहुत ज्यादा पावर यूज में लेगा, हो सकता है वो फ्यूज हो जाए। ठीक है, तो फ्यूज होने का पॉसिबिलिटी किसका होता है, ऑलवेज लो वोल्टेज या लो रेटिंग डिवाइस का होगा। यहाँ पर बल्ब कर लेते हैं, बल्ब लिया तो बल्ब कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है सीरीज कॉम्बिनेशन में। और कैलकुलेशन इसी टाइप से करेंगे हम, वैल्यूज कर रख देंगे, यहाँ से पावर कंज्यूम निकाल लेंगे। करंट कैसे निकालोगे, सर्किट में करंट निकालना आता है सबको, करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ये आई जो लिखा है, आई हो जाएगा सर्किट में आई इक्वल टू वी अपॉन नेट रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2। इस मेथड से अपन करंट निकाल लेंगे। ठीक है, करंट को यहाँ पर पुट कर देंगे, बस रेजिस्टेंस तो पहले से पता होगा, मैं रेटिंग की हेल्प से निकाल चुके होंगे इधर। क्लियर है, चलिए अब इसमें एक बात और देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखें इसमें एक बात और देख लेते हैं कि अगर n नंबर ऑफ बल्ब हो या ज्यादा बल्ब हो तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे पावर का। जैसे कि हम रेजिस्टेंस वगैरह में सीरीज पैरेलल लगाते हैं कॉम्बिनेशन फॉर्मूला उस टाइप का। तो अगर हम रेजिस्टेंस का बात करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2। सीरीज है ना, सीरीज में तो ये होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस और पावर में ये रिलेशन होता है। तो वैल्यू अगर पुट कर दें अपन, वी स्क्वायर अपॉन P1, वी स्क्वायर अपॉन P2, वी स्क्वायर अपॉन P3। ठीक है, वैल्यूज को पुट कर दें तो यहाँ पर वी स्क्वायर अपॉन P इक्विवेलेंट आ जाएगा, वी स्क्वायर कैंसिल, तो फॉर्मूला आया 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3 सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब सीरीज में अगर हम दो बल्ब लगा रहे हैं इक्वल तो पावर कंज्यूम कितना हो जाएगा, P/2 हो जाएगा। अगर n नंबर ऑफ बल्ब हो तो पावर कंज्यूमेशन कितना हो जाएगा, P/n हो जाएगा। क्लियर इतना,
लोअर टोटल जो पावर कंज्यूम होगा वो कम होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए इसलिए हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। नोट डाउन कर लिया इसको, नोट डाउन कर लीजिए। इसमें बस एक पॉइंट और याद रख लेंगे हम हीटर के लिए कि अगर हीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करें, एक हीटर है जो T1 टाइम में वाटर को बॉईल कर रहा है, सेकंड हीटर है वो T2 टाइम में वाटर को बॉईल कर रहा है। हमें बोल दिया कि दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, बल्ब नहीं है इस बार, हीटर ले दिया हमने। ठीक है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तब वाटर कितने टाइम में बॉईल हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल टाइम जो सीरीज में लगता है, ठीक है, उसका लिख लो फॉर्मूला T1 प्लस T2, ज्यादा टाइम लगता है मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम लगा देंगे तब तो ज्यादा टाइम में बॉईल होगा। ठीक है, ये लिख लेना फॉर्मूला, टाइम टेकन बाय द हीटर टू बॉईल द सेम वाटर इक्वल टू T1 प्लस T2। ठीक है, चलिए अब पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आते हैं हम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन तो थोड़ा मतलब जिस टाइप से हम सोचते हैं वैसा नहीं है, इसमें उल्टा काम हो रहा है ना। हाई वोल्टेज का जो चीज है जिस पे रेटिंग ज्यादा लिखा है वो तो कम कंज्यूम कर रहा है, और जिस पे कम लिखा है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है ना। फ्यूज होने का पॉसिबिलिटी लो वोल्टेज वाले का हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। बल्ब का ले लेते हैं क्योंकि बल्ब का थोड़ा समझने में इजी होता है। तो बल्ब ये दो ले लिया हमने, इसका पावर P1 हो गया, वोल्टेज V, इसका पावर P2, वोल्टेज V। अब क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो बैटरी पे जो भी हम वोल्टेज लगाएंगे वो पूरा यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। तो वोल्टेज अगर सेम होगा तो हम पावर का जो फॉर्मूला कौन सा यूज में लें, I स्क्वायर आर या V स्क्वायर अपॉन आर। वोल्टेज अगर कांस्टेंट तो वोल्टेज वाला यूज में लेंगे। तो पावर कंज्यूम अब जो आएगा, पावर कंज्यूम फर्स्ट बल्ब में वो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R1, और सेकंड बल्ब में पावर कंज्यूम क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R2 हो जाएगा। और R1 R2 वही पहले से निकाले थे, वो रेटिंग वैल्यू है ना, वो तो चेंज होगा ही नहीं। फर्स्ट बल्ब का रेटिंग वैल्यू क्या था, V स्क्वायर अपॉन P1 था। सेकंड बल्ब का रेटिंग वैल्यू क्या था, V स्क्वायर अपॉन P2 था। तो अगर हम रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है ना, इधर मैं रेजिस्टेंस का वैल्यू पुट कर देता हूं। इसमें वो V का ध्यान रखना, ये जो V है ये तो क्या है, ये V सप्लाई है और ये है V रेटिंग। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, मान लो हो सकता है ये 100 वोल्ट हो और यहाँ पे 10 वोल्ट ही दे रहा हूं, है ना, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। अभी बस हम इसमें रिलेशन समझेंगे। रिलेशन क्या है कि रिलेशन ये है कि अगर मैं बोलता हूं इफ फर्स्ट बल्ब का पावर है ज्यादा तो इसका मतलब फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है, कम। ये तो पहले भी सेम था, है ना। अब कंज्यूम पे आ जाते हैं, पावर कंज्यूम किसमें ज्यादा होगा, वही है बस मेन पॉइंट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है, फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस कम है, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर कंज्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फर्स्ट बल्ब का पावर कंज्यूम सेकंड बल्ब के पावर कंज्यूम के कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यही तो चाहिए हमें कि जो ज्यादा वोल्टेज का चीज हो, जिसपे ज्यादा वोल्टेज लिखा हो, ज्यादा रेटिंग हो, वो ज्यादा पावर को यूज मिले, और जिसपे कम लिखा हो वो कम पावर को यूज मिले। क्लियर है ना। तो इसका मतलब हमारा रिकमेंडेड कौन सा है कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन रिकमेंड होता है। घर में जो कनेक्शन होते हैं हाउस होल्ड सप्लाईज, वो उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बल्ब या जो भी हम फैन यूज में ले रहे हैं, हीटर यूज में ले रहे हैं, जो भी यूज में ले रहे हैं, वो सब पैरेलल में कनेक्शन में होते हैं सब, है ना। क्लियर है ना। तो ये रिजल्ट याद रखना है हमें। और कैलकुलेशन का मेथोलॉजी भी यही है, क्योंकि इसमें सिंपल कैलकुलेशन है, करंट भी हमें नहीं निकालना, है ना, बस रेजिस्टेंस हमें निकालना होगा। ये R2 रेजिस्टेंस हो गया बल्ब का, और ये R1 हो गया, वो हम रेटिंग कैलकुलेशन से निकाल देंगे इधर, ये रेटिंग वैल्यूज है, इन कैलकुलेशन से निकाल देंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब देखिए होम सप्लाई कैसे होगा, जो इनपुट होगा वहां पहले तो लगा देंगे फ्यूज वायर, उसके बाद में जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने बल्ब लगा दिया, ठीक है, एक मैंने फैन लगा दिया, एक मैंने यहाँ पर एक सर्किट लगाया प्लग वगैरह कनेक्ट करने का, एक रूम का मैंने कनेक्शन है। इन तीनों का मैं एक स्विच बोर्ड बना लूंगा ऐसा। स्विच बोर्ड में तीनों के बटन होंगे, स्विच होंगे, जैसे स्विच ऑन करूंगा तो उसके अकॉर्डिंग वो ऑन ऑफ हो जाएंगे। ये स्विच हो गए तीनों का स्विच, ठीक है। एक ही बोर्ड पे स्विच कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये मैं वायरिंग बना रहा हूँ बस। तो ये 3 स्विच है हमारे पास, 1, 2 एंड 3 स्विच बोर्ड के अंदर, ठीक है। 3 डिवाइस कनेक्ट हो गई। जिसका मैं स्विच ऑन करूंगा वहां से क्या होगा, करंट पास हो जाएगा। ये जो करंट आ रहा है ना, ये करंट यहां से ऐसे पास हो जाएगा, हो गया पास, इधर से वापस चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से आए, अपना एनर्जी बल्ब के अंदर लॉस किया और लो एनर्जी से वापस चले गए। इस टाइप से एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। फिर हमने सेकंड बल्ब इसको ऑन किया तो फैन ऑन हो गया, तो फैन क्या करेगा, फैन करंट को यूज में लेगा, और दोनों को एक साथ ऑन कर दिया तो करंट डिवाइड हो जाएगा, I1 प्लस I2,
ठीक है, तीनों कौन कर दोगे तो करंट डिवाइड हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। हो सकता है कि ये रेफ्रिजरेटर हो, ये ज्यादा करंट को यूज में लेगा, इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट ज्यादा होगा। तो ये जो हम यूज में ले रहे हैं ना, इसको हम लोड बोल देते हैं। टोटल करंट जो आ रहा है सर्किट में, इसको क्या बोल देते हैं हम शॉर्ट में, लोड बोल देते हैं, हाई लोड। ठीक है, समझ आ गया। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में घर में कनेक्शन होता है, इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें फिर अगर हीटर का भी क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए लिखना फॉर्मूला, टाइम टेकन इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी 1/T1 प्लस 1/T2। अगर हम पैरेलल में दो हीटर्स को लगा दें इस टाइप से, और फिर यहां पर हम वाटर को बॉईल करें, तो अब जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा, और वही हमें चाहिए होता है, जल्दी गर्म करना होगा ना, हमें देर से थोड़ी गर्म करना होगा। तो किस टाइप से हीटर को कंबाइन करें हम कि जल्दी वाटर बॉईल हो जाए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, कितना टाइम लगेगा वो हम यहां से निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे इससे। क्लियर है इतना? चलिए इसमें फॉर्मूला और लिख लेते हैं, पावर का ही इक्विवेलेंट फॉर्मूला। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू जाएगा 1/R, क्योंकि पैरेलल में ना कॉम्बिनेशन, तो 1/R1 प्लस 1/R2। मान लो 3 बल्ब हुए तो 1/R3 सो ऑन। ठीक है, R का वैल्यू पुट कर दो, R क्या है, V²/P1, तो P1 ऊपर आ जाएगा, इधर हो जाएगा सोल्व करके P1/V² प्लस P2/V² प्लस P3/V²। V तो सेम है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, इधर मैं लिख देता हूं P इक्वलेंट डिवाइड बाय V²। हो गया कैंसिल, तो ये इनका आपस का रिलेशन आ गया, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का, P1 प्लस P2। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस के जो फॉर्मूले थे हमारे, उनके जस्ट इनवर्स फॉर्मूले किसके हैं, पावर के हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस के फॉर्मूले थे वही फॉर्मूले पावर के यूज में आएंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। इसमें अगर क्वेश्चन बोले कि बताओ ज्यादा बल्ब हो तो क्या होगा, तो पावर कंज्यूम ज्यादा होगी। अगर 2 बल्ब है सेम अमाउंट के, ट्वाइस P, 3 बल्ब सेम पावर रेटिंग के है तो 3P हो जाएगा। ठीक है, अगर n बल्ब है तो कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट पावर, NP हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से हम इसमें न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब जो अभी हमने देखा है, इसी के बेसिस पे जो डीपीपी है उसको सॉल्व करो एक बार। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह उसके ट्राई करना। ठीक है, इसमें फिर अगर हम थोड़ा और देखें इसके में आगे, तो हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड एक छोटा सा यहाँ पर टॉपिक है, सीबैक इफेक्ट। क्या होता है सीबैक इफेक्ट? देखिए, सीबैक इफेक्ट में होता है दो डिफरेंट टाइप के जो मेटल्स हैं। डिफरेंट टाइप के मेटल्स का मतलब क्या है, मतलब वो इस टाइप के स्ट्रक्चर जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या हो, अलग अलग हो, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो। ठीक है, इसमें मान लो कि ये जो है फर्स्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, है ना, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है वो सपोज बहुत कम है, तो क्या होगा, हायर डेंसिटी टू लो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का थोड़ा शिफ्टिंग हो जाएगा। यहाँ पे जॉइंट्स जो है, जॉइंट्स पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो जाएगा हायर टू लोअर साइड में, तो उससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट मेटल्स का जो कॉम्बिनेशन है ये कहलाता है थर्मोकपल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं थर्मोकपल। ठीक है, और जो एलिमेंट्स हम यूज में लेते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, ऑब्वियस बात है, तभी तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सीरीज दिया हुआ है, सीबैक सीरीज बोलते हैं, जिसमें सबसे टॉप पे तो है एंटीमनी। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर जिंक वगैरह, Ag, Au, मतलब बहुत सारे मेटल आ जाते हैं बीच में, उसके बाद लास्ट में आता है बिस्मिथ। तो ये दो हमें याद रखना है सीरीज में, एंटीमनी और बिस्मिथ। ठीक है, क्या होगा इसमें, एंटीमनी और बिस्मिथ के बीच में गैप सबसे ज्यादा होगा एलिमेंट्स में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी में जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा डिफरेंस एंटीमनी और बिस्मिथ के बीच में होता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को यहाँ पर यूज में ले, जैसे ये हो गया एंटीमनी और ये हो गया बिस्मिथ, तब उस कंडीशन में जो यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगा, इसको मैं बोल देता हूँ थर्मो ईएमएफ। वो थर्मो ईएमएफ क्या होगा, सबसे हाईएस्ट होगा। इसके लिए हाईएस्ट होता है, एंटीमनी बिस्मिथ पेयर के लिए हाईएस्ट होता है। ठीक है, और दूसरा भी कोई यूज में ले सकते हैं, सपोज हमने इन दोनों को यूज में ले लिया, तो क्या होगा, गैप कम है ना, सीरीज में गैप छोटा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में जो डिफरेंस है कंसंट्रेशन का वो कम होगा, तो ईएमएफ भी कम यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब दूसरा बात है यहाँ पर कि इसमें टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी होती है। टेम्परेचर पे कैसे,
देखिए क्या करते हैं इसमें एक को हम, ये जो यहाँ जंक्शन होता है ना, इस एक जंक्शन को तो हम रख देते हैं हाई टेम्परेचर पे और एक को रख देते हैं हम कोल्ड टेम्परेचर पे। ठीक है, ये हो गया कोल्ड टेम्परेचर TC और ये हो गया हाई टेम्परेचर TH। तो टेम्परेचर डिफरेंस होने से क्या होता है, फिर यहाँ पर करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब EMF जो जनरेट होता है उसका भी रिलेशन देख लेते हैं एक बार। EMF इस टाइप का होता है AT माइनस BT स्क्वायर। मतलब अगर यहाँ पर हम ग्राफ बनाए, यदि इक्वेशन तो थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, हाफ BT स्क्वायर 3BT, ऐसा इक्वेशन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो ग्राफ है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस टाइप से ग्राफ होगा। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो पहले तो EMF इंक्रीज होगा। ठीक है, हॉट जो टेम्परेचर है TH, इसको जब इंक्रीज करेंगे इनिशियल में EMF इंक्रीज होगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगा। जो मैक्सिमम होगा उस टेम्परेचर को हम बोल देते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर TN। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद EMF फिर डिक्रीज होना स्टार्ट होगा और यहाँ पर EMF जीरो हो जाएगा। जीरो होने के बाद EMF क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मान लो पहले करंट क्लॉकवाइज था तो अब एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जहां पर ये इन्वर्ट होगा ना डायरेक्शन, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का और EMF के बीच में ग्राफ हो गया। इधर हमारा कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर हो गया। ठीक है, ये जो TN है ये जस्ट दोनों के मिडिल में आएगा, है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं फॉर्मूला TN इक्वल टू TC प्लस TI डिवाइड बाय 2। ये तो हो गया टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। ठीक है, दूसरा बात है कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमें दिया है, इस इक्वेशन का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, देखिए जब ये इक्वेशन देगा ना तो इस इक्वेशन के हेल्प से हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे इन्वर्जन टेम्परेचर का मतलब क्या है, जहां पर EMF क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, तो EMF को जीरो पुट कर दो इसमें। यहाँ जीरो अगर पुट कर देंगे, T को बनाया, अंदर बचा A माइनस B T। तो यहाँ पे दो टेम्परेचर आ गए हमारे पास, जीरो और A/B। तो T इक्वल टू जीरो पे EMF जीरो होगा, वो तो हमें पहले से पता है। दूसरा कौन सा है, A/B। तो A/B ये हो गया, है ना। तो इससे क्या हुआ, हमें इन्वर्जन टेम्परेचर मिल गया। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, A/B। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ ना, इसका बस यही सिग्निफिकेंस है। जैसे इक्वेशन में EMF को जीरो करके टेम्परेचर निकाल लो, इन्वर्जन टेम्परेचर, बस वही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, इस टाइप का आता है। यहाँ पर कोई वैल्यू दे देंगे, जैसे मान लीजिए 20 दे दिया, ये 300 दे दिया, ऐसा कोई वैल्यू देंगे इक्वेशन में। जरूरी नहीं कि कांस्टेंट दिया हो, कोई वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमें सॉल्व करना है। मेथड याद रख लेना। इन्वर्जन टेम्परेचर हमें कैसे निकालना है, EMF को जीरो पुट करेंगे, उससे इन्वर्जन टेम्परेचर निकल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है न्यूट्रल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे। तो न्यूट्रल टेम्परेचर पे EMF क्या हो जाता है, मैक्सिमा। मैक्सिमा वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। EMF मैक्सिमम होता है न्यूट्रल टेम्परेचर पे। ठीक है, चलो EMF मैक्सिमम करते हैं इसको, ये हटा देते हैं। देखिए EMF की एक दिया हुआ है मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे पता लगाते हैं हम, डिफरेंशिएशन करो और इक्वल टू क्या कर दो, जीरो कर दो। डिफरेंशिएशन करते हैं A, T का तो 1 हो जाएगा, माइनस B T स्क्वायर का होगा ट्वाइस T इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमारा आ गया न्यूट्रल टेम्परेचर, कितना आया, A/2B। इसको TI से कंपेयर करो एक बार, T इन्वर्जन से। T तो इन्वर्जन के कंपेयर में हाफ है ना, देखो बीच में ही, समझ में आ गया, इसका जस्ट हाफ न्यूट्रल टेम्परेचर। ठीक है, तो ये मेथड हो गया न्यूट्रल टेम्परेचर निकालने का। डिफरेंशिएशन करना है, इक्वल टू जीरो कर देना है, उससे जो टेम्परेचर आएगा वो कहलाएगा न्यूट्रल टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है इसको हम बोल देते हैं सीबैक इफेक्ट। ये जो EMF का मैंने E बनाया है, ये क्या है, ये कहलाता है थर्मो EMF। ठीक है, थर्मो EMF किस पे डिपेंड करेगा, एक तो सीरीज पे डिपेंड करेगा। सीरीज में जितना ज्यादा गैप होगा एलिमेंट्स के बीच में, उतना ही ज्यादा हाई EMF जनरेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो EMF इंक्रीज होगा, बाद में फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें याद रखना होता है। ठीक है, इसी सीबैक इफेक्ट का जस्ट इनवर्स होता है पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट जो है, अच्छा पेल्टियर इफेक्ट से पहले एक चीज और देखना है हमें। मैंने ये बोला था कि करंट फ्लो होगा, अब कहां फ्लो होगा, तो उसके लिए एक छोटा सा लॉ है कि कोल्ड जंक्शन जो है, कोल्ड जंक्शन, उस पर हायर एलिमेंट से लो एलिमेंट की तरफ। ठीक है, कोल्ड जंक्शन पर हम देखेंगे, ठीक है, तब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, हायर एलिमेंट। किसका हायर एलिमेंट, सीबैक सीरीज दिया था ना एंटीमनी बिस्मिथ, तो उसमें अपर एलिमेंट से लोअर एलिमेंट की तरफ। एंटीमनी बिस्मिथ, ये अपर था, ये लोअर था। ठीक है, तो एंटीमनी से बिस्मिथ की डायरेक्शन में कोल्ड जंक्शन पर करंट का फ्लो होगा। मतलब अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि बताओ यहां पर क्या होगा करंट का डायरेक्शन, तो इसमें आंसर आ जाएगा करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज।
ठीक है, समझ में आ गया। कोल्ड जंक्शन पर हम चेक करते हैं, है ना। चलिए अभी दूसरा मैं बता रहा था पेल्टियर इफेक्ट। इसका जस्ट इनवर्स होता है, उल्टा होता है पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट में हम क्या करते हैं, यहां पर एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा देते हैं, जैसे मैंने बैटरी लगा दिया। वो सोर्स ऑफ ईएमएफ से क्या करेंगे, हम यहाँ पे करंट जनरेट करेंगे। करंट जब फ्लो होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होने से क्या होगा, एक जंक्शन हॉट हो जाएगा और एक जंक्शन कोल्ड हो जाएगा। मतलब जस्ट उल्टा हो रहा है। वहां पर हमने टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया था तो ईएमएफ जनरेट हुआ था, यहाँ पर ईएमएफ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे टेम्परेचर में डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है कहलाता है पेल्टियर इफेक्ट। बस इसका नाम याद रखना है हमें। ओके, क्लियर है इतना। इसमें कभी अगर बैटरी का भी क्वेश्चन है, केमिकल इफेक्ट का, यहाँ पर कुछ बैटरी है, बैटरी से इनको कनेक्ट किया हुआ है इस टाइप से, ठीक है। और इसमें मान लीजिए कि हम जब करंट चार्ज को फ्लो करेंगे, करंट को फ्लो करेंगे तो क्या होगा, इधर मास डिसिपेट होगा इधर, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना, एम इक्वल टू जेड, तो कांस्टेंट होता है क्यू। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेंगे उतना ही ज्यादा मास यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्यू को मैं आई इंटू टी लिख सकता हूं और प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा जेड, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल देंगे कि चार्ज को डबल करें तो मास कितना हो जाएगा, बता देंगे। करंट को, इनिशियल करंट इतना है, फाइनल करंट इतना है, बताओ मास में क्या रेशो होगा, ठीक है ना। टाइम का क्वेश्चन भी आ सकता है। जेड यहाँ पर मेंशन कर देंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, बैटरीज के लिए आता है, मास डिसिपेटेड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हालांकि इसका ज्यादा जो एक्सप्लेनेशन है वो केमिस्ट्री में दिया हुआ है, फिर भी फॉर्मूला याद कर लेना सब लोग। क्लियर है इतना। चलिए ठीक है, ये जो पार्ट है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए सब लोग। ओके।